जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिक्के इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये 100% आपके साथ हम गारंटी से बोल सकते हैं प्यारे बाबू, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्यारे बाबू, ये सेट हमारा 3 है। इनसे पहले हम 1 से लेकर 1 और 2 सेट जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उन सेटों को नहीं पढ़ें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनके माध्यम से 1 और 2 सेट को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। प्यारे बाबू, रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं प्यारे बाबू तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री क्लास होता है और बिल्कुल फ्री PDF के साथ आपकी तैयारी यहाँ से कराई जाती है। तो अगर आप नए हैं, अगर चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो जाए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ताकि आपको जो है ना क्लास के बाद एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू, जितने भी बच्चे क्लास में आए हैं, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बाबू, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण स्थानिक वितरण का विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण स्थानिक वितरण का विवेचना प्यारे बाबू आपको करना है। ठीक है, उत्तर समझिएगा प्यारे बाबू, कितना ही आसान है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, उत्तर है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जनसंख्या जो है ना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्यारे बाबू, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यानी भारत में अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो अपना बिहार है। ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी बिहार की जनसंख्या की अगर बात किया जाए, उनकी जनसंख्या घनत्व की, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला अगर घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है प्यारे बाबू, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 क्या है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जो ना जनसंख्या घनत्व ये 17 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कहे भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण स्थानिक वितरण का विवेचना कीजिए, तो प्यारे बाबू इतना प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग प्यारे बाबू पढ़िएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि घनत्व क्या है। ठीक है, कृषि घनत्व क्या है, इसको समझिएगा प्यारे बाबू। कृषि घनत्व क्या होता है? उत्तर दिया गया है कुल कृषि जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो भागफल आता है ना, उसे कृषि घनत्व कहते हैं। ठीक है प्यारे बाबू, यानी कृषि घनत्व क्या है, तो कुल कृषि जनसंख्या में निवल कृषि क्षेत्र से जब हम लोग भाग देते हैं ना, और जो भागफल आता है उसे हम लोग कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कृषि घनत्व क्या है प्यारे बाबू। तो इतना प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लिख पाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन से प्यारे बाबू आप जो है ना क्या समझते हैं, इसको समझिएगा। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? उत्तर दिया गया है भूगोल का वह भाग जिसमें वायु लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जाति के लक्षण, जाति क्या जनजाति, भाषा, धर्म, क्या वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा क्या शिक्षा, व्यवसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन करते हैं ना, उसे हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, यानी भूगोल का वह भाग जिसमें वायु लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान का महत्व हो जाएगा, मानव जाति के लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, क्या वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषता क्या, ये आदि लोग ये क्या है मानव जनसंख्या घनत्व ही कहलाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बाबू, अगर आपको ये 3 सेट अगर अच्छा लगेगा तो चौथा सेट के लिए आप लोग को लास्ट में जरूर कमेंट करना है, ताकि हम चौथा सेट आपको पढ़ा पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, 4 नंबर। 4 क्वेश्चन है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर कीजिए। ठीक है,
मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में प्यारे बाबू आपको अंतर करना है। उत्तर लिखिएगा मुख्य श्रमिक तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति, ठीक है, यानी वह व्यक्ति जो एक वर्ष में यानी एक साल में कम से कम 183 दिन काम करता है ना, उसे हम लोग मुख्य श्रमिक कहते हैं, यानी वह मुख्य श्रमिक कहलाता है। ठीक है, और यहीं पे सीमांत श्रमिक आपका दिया गया है। सीमांत श्रमिक क्या है? तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक जो है कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहें मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर लिखे तो प्यारे बाबू आपको पता है कि इतना आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं जितना हम आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? आंतरिक प्रवास से प्यारे बाबू आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखिएगा देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है। ठीक है, यानी देश के अंदर, मान लीजिए कि हम लोग अभी भारत में है, ठीक है, और भारत में से दूसरे देश में जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप जाना चाहते हैं कहाँ पे? पाकिस्तान। ठीक है, एग्जाम्पल पर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो ये, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमको पाकिस्तान जाना है, तो यानी हम अपने भारत को छोड़कर पाकिस्तान जब जाएंगे ना तो ये आंतरिक प्रवास कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ना, एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग यहाँ पे सीरियस नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए प्यारे बाबू। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच आपको जो है ना अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर लिखिएगा प्यारे बाबू राष्ट्रीय प्रवास तो देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी अपने देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप जाइएगा ना तो वह आपके क्या है? तो वह आपके राष्ट्रीय प्रवास कहलाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी अगर आप अपने देश में कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह पर अगर जाते हैं तो ये आपके राष्ट्रीय प्रवास कहलाते हैं। अगर अपना देश से अगर बाहर जाते हैं कहीं पे तो वह आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। सिंपल सा बाबू ये क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। बस थोड़ा मेहनत लगेगा आपका बाबू, लेकिन मेहनत करना होगा। 2 महीना है, 2 महीना में आप कितना मेहनत कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बाबू। इसलिए जी और जान लगाकर आप लोग पढ़ाई अभी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर। 7 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास, ठीक है, यहाँ पर 2 पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देखिएगा एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो एक क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। ये भी क्वेश्चन मतलब उल्टा सीधा, ठीक है, यानी उल्टा करते हैं फिर इसको हम सीधा करते हैं। यानी अपने अनुसार आप लोग जिस प्रकार आपको याद होगा उस प्रकार आप लोग नोटबुक पर लिखकर याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 क्वेश्चन है प्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करने। प्रवास, ठीक है, आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर आपको स्पष्ट करना है। उत्तर है कि आप्रवास तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आप्रवास कहलाता है। ठीक है, यानी एक जगह से जाना, एक जगह से हम जब दूसरा जगह पर जाएंगे ना तो वह आपका आप्रवास कहलाएगा। और उत्प्रवास क्या है? तो अपने निवास स्थान को छोड़ना उत्प्रवास कहलाता है। यानी अपने निवास स्थान को, ठीक है, यानी मान लीजिए कि अपने घर को छोड़कर हम दूसरे यहाँ जाएंगे तो ये हमारा क्या है? उत्प्रवास प्यारे बाबू कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए प्यारे बाबू, आप सभी प्यारे बाबू जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप जो भी बच्चे नए हैं बाबू बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी करने के लिए सीके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे जरूर दबा के जुड़े और बिल्कुल ही यहाँ से फ्री पीडीएफ लेकर अपनी तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का 9 नंबर की अपकर्ष कारक क्या? ठीक है, अपकर्ष कारक प्यारे बाबू क्या है इसको समझिएगा। उत्तर है वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से आने के क्या है? वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे हम लोग अपकर्ष कारक कहते हैं। यानी वो अपकर्ष कारक कहलाता है। ठीक है, यानी अपकर्ष कारक क्या है? तो एक सिंपल सा लिखेगा कि वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से यानी दूसरे स्थानों से अपनी ओर, ठीक है, यानी अपनी ओर आकर्षित करता है ना, यह अपकर्ष कारक कहलाता है। ठीक है, अपने अनुसार बाबू लिखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि वृद्धि और विकास में अंतर लिखें। वृद्धि और विकास में प्यारे बाबू आपको क्या करना है? आंसर लिखना है और अंतर लिखना है। ठीक है, चलिए
उत्तर है प्यारे बाबू, मात्रणात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, मात्रणात्मक यहाँ पे क्रांति को, मात्रणात्मक परिवर्तन को ना यहाँ पर वृद्धि कहा जाता है प्यारे बाबू। उत्तर आपको क्या देना है, तो वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि जो है ना एक प्रकार की नहीं होती बाबू, ये अनेकों प्रकार की होती है, जिसमें से अगर बोले तो वृद्धि जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, यानी दोनों में से यहाँ पर जो है ना कोई भी हो सकता है। अगला लिख दीजिएगा, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं ना उनको हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि विकास सदैव क्या धनात्मक होता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कहते हैं और ये जो विकास होता है ना यह सदैव क्या है, धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखिएगा वृद्धि और विकास में अगर अंतर आपको कहे लिखने के लिए तो प्यारे बाबू आप इतना प्रश्न, सिर्फ इतना क्वेश्चन और आंसर याद रखिए जितना कि आपको अच्छा नंबर दे पाए। ठीक है, और मिल पाए एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास से प्यारे बाबू आप जो है ना क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा आप लोग, स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास जो है प्यारे बाबू कहलाता है। ठीक ना, तो याद रखिएगा ना, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तो स्वास्थ्य, भौतिकी, ठीक है, यानी स्वास्थ्य, भौतिकी, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, समाज और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शक्तिकरण के अवसर में वृद्धि की प्रक्रिया क्या है? ये मानव विकास प्यारे बाबू कहलाती है। आप लोग अच्छे से इसको जरूर याद कर लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 13 क्वेश्चन आता है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के आपको 3 क्या है मूलभूत क्षेत्र आपको बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जो है ना निम्नलिखित है या इस प्रकार है। ठीक है, जिसमें से पहला संसाधन तक पहुँच, ठीक है, यानी संसाधनों तक अच्छी अच्छी चीज़ें क्या पहुँचना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है स्वास्थ्य और तीसरा में है शिक्षा। ये सब क्या है मानव विकास के 3 क्या मूलभूत क्षेत्र है। ठीक ना, यानी आपको खेती बाड़ी करने के लिए अच्छा साधन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए जिससे आपका तबीयत ना खराब हो पाए, और शिक्षा की व्यवस्था आपके लिए अच्छा होना चाहिए जिससे आप जो है ना अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ये है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र जिसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 14 नंबर। 14 क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण के 2 प्रकार का उल्लेख कीजिए। भू निम्नीकरण के 2 कारणों का आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कितना ही इजी है। उत्तर है कि भू निम्नीकरण के 2 कारण निम्नलिखित है। भू निम्नीकरण के 2 कारण क्या है निम्नलिखित है, या 2 कारण इस प्रकार है। ठीक है, लिखिएगा, तो जिसमें से पहला है अति पशुचारण और दूसरा है अधिक सिंचाई। ये सब क्या है, तो भू निम्नीकरण के 2 कारण है जिसको प्यारे बाबू आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाबू ये 1 शॉर्ट क्वेश्चन मानिए, तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से एक बार में ही याद कर लीजिएगा, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दें। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए यानी रोकथाम के लिए आपको 4 गो महत्वपूर्ण क्या है सुझाव देना है। उत्तर लिखिएगा, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव जो है ना निम्नलिखित है या इस प्रकार है, जिसमें से पहला आता है, घरों से निकलने वाले कचरों को नदी, तालाब इत्यादि में नहीं फेंकना चाहिए। यानी जो भी हमारे घर से क्या कचरा निकलता है उन्हें ना तो तालाब में ना ही हमको क्या है नदी में फेंकना चाहिए। ठीक है, यानी हमको एक कूड़ा कचरा रखने वाला डिब्बा होना चाहिए जिसमें हम क्या है कूड़े कचरों को रख सके, और एक जहां फेंकना चाहिए वहां पर हम जाकर फेंक सके। ठीक है, चलिए 2 में लिखिएगा प्यारे बाबू आप लोग, 2 में लिखना है, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं मल क्या है मल जल को बिना शोधित किए नदियों, झीलों या तालाबों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। यानी जब भी कारखाना यानी फैक्ट्री उट्री देखते होइएगा जिसमें से बहुत सारे खराब चीज़ होते हैं। ठीक है, और वो चीज़ क्या है तालाब या क्या बोलते हैं नदी या क्या है नदी उदी में जो है फेंक दिया जाता है। यानी ये सब नदियाँ जो झीलें हैं उसमें नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। 3 में है, नगर पालिकाओं को सीवर शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करना चाहिए। यानी जो भी नगर पालिकाओं हैं, यानी जो भी नगर पालिकाओं में आते रहे, जो भी हम लोग भी आते हैं नगर पालिकाओं के अंदर ही, और हमारे यहाँ पर क्या है सुविधा जो अच्छा भी दिया गया। ठीक है,
चलिए 4 में लिखिएगा जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उपयोगी और कारगर, ठीक है, कारगर कानून बनाना चाहिए। जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उपयोगी और कारगर कानून बनना चाहिए। यानी देखते होइएगा कि जहां बाबू मान लीजिए कि आपको 1 डोल से नहाना है, जहां आप 5 डोल से नहाते हैं, ये क्या जल की बर्बादी है, ठीक है, और उसे सख्ती से लागू करना चाहिए, यानी उसे अच्छे से क्या है यूज करना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा। तो जब भी कहे आपको क्या कहे बाबू, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दे, तो प्यारे बाबू जितना हम पढ़ाए हैं आपको उतना आप याद रखिएगा। या तो आप नोटबुक पर लिख लीजिए या PDF निकलवा लीजिए कहीं पे, या हमसे PDF लेकर आप रिवीजन कीजिए और अच्छा से याद कीजिए। चलिए तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग 15 क्वेश्चन यहाँ तक पढ़कर हम लोग सेट 3 कंप्लीट कर लिए। अगर सेट 4 आपको पढ़ना होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, सेट 4 आपके लिए जल्द ही आएगा, ठीक है। चलिए जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जाने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो एस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप जरूर दबा लीजिए। दोस्तों के यहाँ आप शेयर करना ना भूलिएगा, एक बार आपको जरूर शेयर करना है अपने दोस्त को ताकि वह भी यहाँ से जुड़ सके, ठीक है। चलिए तो जो भी नए बच्चे हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। आपका नंबर है 962 18 834, ठीक है प्यारे बाबू। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा प्यारे बाबू।